बोलो ना राज। एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कहो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार है। ईशा ने राज के गले में बाहें डालते हुए कहा, हाँ मुझे तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम परी हो, अप्सरा हो और ना जाने क्या क्या हो गया या और भी कोई डायलॉग सुनने को बाकी है? राज ने मुस्कुराते हुए पूछा। ईशा भी मुस्कुराते हुए बोली, हुआ हुआ, अब आया ना मज़ा। राज और ईशा एक दूसरे को 8 सालों से जानते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हुआ था। दोनों साथ घूमते फिरते और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखते। ईशा अमीर माता पिता की इकलौती संतान थी। उसे पैसे की नहीं, सच्चे प्यार की तलाश थी और राज को पाकर वह धन्य हो गई थी। बस अब उसे इंतज़ार था कि कब राज की प्रमोशन हो और वह अपने माता पिता को राज के बारे में सब कुछ बता सके। वैसे तो राज एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करता था, लेकिन ईशा चाहती थी कि राज को एक प्रमोशन और हो जाए ताकि वह अपने माता पिता से शान से कह सके कि उसने राज को जीवन साथी के रूप में चुना है। बस 1 महीने का और इंतज़ार था। जैसे ही राज को प्रमोशन लेटर मिला, ईशा ने खुशी से उसे बधाई देते हुए कहा, बस राज, मैं आज ही पापा से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पापा तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। जब ईशा रात का खाना खाने अपने परिवार के साथ बैठी तो उसने धीरे से कहा, पापा मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। उसके पिता ने भी बड़े आश्चर्य से पूछा, अच्छा कौन है वह? ईशा चहकते हुए बोली, पापा वह राज है। आप कहें तो मैं कल उसे डिनर के लिए बुला लूं ताकि आप और मम्मी उससे मिल सकें। ईशा के पिता ने झट से हामी भर दी। अगले दिन राज ईशा के घर में था। उससे मिलकर ईशा के पिता बोले, हमें गर्व है अपनी बेटी की पसंद पर। हमें तुमसे यही उम्मीद थी ईशा। तुम इतनी पढ़ी लिखी और समझदार हो कि तुम्हारी पसंद में तो हम कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। फिर अगले संडे को ईशा के माता पिता ने राज के माता पिता से मिलने दोनों के रिश्ते की बात की। बात ही बात में राज के पिता ने ईशा के पिता से कहा, हमें ईशा बहुत पसंद है, किंतु हम आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहते हैं कि राज हमारा अपना बच्चा नहीं है। इसे हमने गोद लिया था, लेकिन हमने इसे पाला पोसा अपने बच्चे की तरह ही है। हमारी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि हम ईशा को भी बड़े प्यार से रखेंगे। राज के पिता का व्यवहार और कारोबार बहुत अच्छा था, अतः ईशा के पिता को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। फिर क्या था, एक ही महीने में राज और ईशा की सगाई और शादी हो गई। ईशा दुल्हन बनी बहुत ही सुंदर लग रही थी। कॉलेज के दोस्त व सहेलियां भी उनकी शादी में उपस्थित थे। उनमें से कुछ की शादी हो चुकी थी और कुछ तैयारी में थे। सभी राज और ईशा को बधाई दे रहे थे। विदाई की रस्म पूरी हुई और ईशा राज के घर पर आ गई। राज के माता पिता भी चांद सी बहू पाकर बहुत खुश थे। आज राज और ईशा की पहली रात थी। उनका कमरा फूलों से सजाया गया था। पलंग पर हल्के गुलाबी रंग की चादर पर गहरे गुलाबी रंग की पंखुड़ियों को दिल के आकार में सजाया गया था। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। उस पर सजी धजी ईशा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि चांद की चमक भी फीकी पड़ जाए। रोज सलवार कुर्ता और जींस टॉप पहनने वाली ईशा दुल्हन बनी इतनी सुंदर लगी कि राज के मुंह से निकल गया, जी चाहता है कि इतने सुंदर चेहरे को आंख में भर लूं और हर पल नजर उतारा करूं। ईशा शर्मा कर राज की बाहों में समा गई। अगली सुबह ईशा नहा धोकर हल्के नीले रंग की साड़ी पहनकर किसी परी सी लग रही थी। सुबह से ही उसकी सहेलियों के फ़ोन आने शुरू हो गए थे। सब चुटकियां ले ले पूछ रही थी, कैसी रही पहली रात ईशा? उसका पूरा दिन इन चुलबाजियों में ही बीत गया। ईशा भी सबको हंसकर एक ही जवाब देती, अच्छी रही, वंडरफुल। खैर 1 महीना बीत गया और दोनों का हनीमून भी ख़त्म हुआ। अब राज को 1 महीने की छुट्टी के बाद दफ्तर जाना था। दफ्तर जाते ही सभी पुराने दोस्तों का भी वही सवाल था कि कैसा रहा हनीमून, और जवाब में राज भी मुस्कुराकर बोला कि अच्छा रहा। दिन तेजी से बीत रहे थे। हर शाम ईशा सजी धजी राज के घर आने का इंतजार करती। रात को खाना खाकर दोनों छत पर लगे झूले पर बैठकर चांदनी रात में तारों का निहारा करते। प्यार की बातों में कब आधी रात हो जाती उन्हें मालूम ही न पड़ता। राज के माता पिता भी ईशा से बहुत खुश थे। उसके आने से घर की रौनक बढ़ गई थी। सारा काम नौकर चाकर करते, लेकिन ईशा राज की माँ और स्वे की थाली खुद ही लगाती। राज की माँ के साथ ही खाना खाती। 1 साल बीत गया। अब राज की माँ ईशा कहने लगी, बेटी तुमने इस सोने
घर में रौनक ला दी है बेटी। अब इस घर में एक बच्चा आ जाए तो ये रौनक 4 गुना बढ़ जाए। ईशा भी कहती, जी मम्मी आप ठीक कह रही हैं। जब कभी खाने के समय राज भी साथ होता तो यही बात माँ राज से भी कहती। राज कहता, हो जाएगा मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है। ऐसा चलते चलते 1 साल और बीत गया। अब ईशा भी राज से कहने लगी, राज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम बुरा ना मानना और मुझे गलत ना समझना। तुम्हें क्या हो जाता है राज? तुम मुझसे प्यार की बातें करते हो, मुझे चूमते हो, मुझे बाहों में लेते हो, लेकिन वे क्यों नहीं करते जिससे एक बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी है। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं लेकिन हम अभी कुंवारों की ज़िंदगी जी रहे हैं। राज ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो। आज ईशा बहुत खुश थी। शादी के 2 साल बाद उसने राज से अपने मन की बात कही और राज ने उसे स्वीकार भी किया। वह रात को गुलाबी रंग की नाइटी पहन और पूरे कमरे को खुशबू से तैयार कर स्वयं भी तैयार हो गई। राज भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम इस गुलाबी नाइटी में खिले कमल की तरह लग रही हो। और फिर वह उसके गालों, माथे, होठों को चूमने लगा। फिर न जाने उसे क्या हुआ, वह ईशा से दूर होते हुए बोला, ईशा चलो अब सो जाते हैं, फिर कभी। राज ने इस व्यवहार से ईशा तो उस मोर समान हो गई थी जो बादल देखकर अपने पंखों को पूरा गोल फैलाकर खुश होकर नाच रहा हो और तभी आंधी बादलों को उड़ा ले जाए। बादल बिन बरसे ही चले गए और मोर ने दुखी होकर अपने पंख समेट लिए हों। ईशा रोज किसी न किसी तरह कोशिश करती कि राज उससे शारीरिक संबंध स्थापित करे, लेकिन हर बार असफल हो जाती। आज जब राज दफ्तर से आया तो ईशा ने जल्दी से रात का खाना निपटाया और सोने के पहले राज से बोली, चलो ना राज, कहीं हिल स्टेशन घूमाते हैं, काफ़ी समय हुआ हम कहीं नहीं गए हैं। राज उसकी कोई बात नहीं टालता था, अतः उससे झट से हवाई जहाज़ की टिकट बुक कर दी और दोनों काठमांडू के लिए रवाना हो गए। ईशा काठमांडू में नेपाली ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवा रही थी। उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। शादी के 4 साल बाद भी वह नवविवाहित जैसी लग रही थी। 7 दिन राज और ईशा नेपाल की सारी प्रसिद्ध जगहों पर घूमे फिरे। राज ने उसे आसमान पर बैठा रखा था। जी जान से चाहता था वे ईशा को। ईशा भी उससे प्यार को दिल की गहराई से महसूस करती थी। राज उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ता था, लेकिन रात के समय न जाने क्यों वह ईशा को वह नहीं दे पाता जिसका उसे पहली रात से इंतज़ार था। और इसके लिए कई बार तो ईशा से माफ़ी भी मांगता, कहता, ईशा तुम मुझसे तलाक ले लो और दूसरी शादी कर लो। न जाने क्यों मैं चाहकर भी इतना कहकर एक रात राज की आंखों में आंसू आ गए। ईशा कहने लगी, ऐसा ना कहो राज, हम दोनों ने 7 फेरे लिए हैं, एक दूसरे का हर हाल में साथ निभाने का वादा किया है। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राज, फिर भी हमें एक बच्चा तो चाहिए। उसके लिए हमें प्रयास तो करना होगा ना। शादी के 5 साल बीत चुके थे। अब तो ईशा से उसके माता पिता, सहेलियां, रिश्तेदार सभी पूछने लगे थे, ईशा तुम एक बच्चा क्यों नहीं पैदा कर लेती? कब तक ऐसे ही रहोगी? परिवार में बच्चा आने से खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। हर बार ईशा मुस्कुराकर जवाब देती, आपने कहा अब मैं इस बारे में सोचूंगी। मगर ये सिर्फ सोचने मात्र से तो नहीं हो जाता ना। बच्चे के लिए पति पत्नी में शारीरिक संबंध भी तो होने ज़रूरी हैं। शादी को 6 वर्ष बीत गए थे। कई बार ईशा सोचती कि वे एक बच्चा गोद ले ताकि कोई उसे बार बार टोके नहीं, लेकिन फिर सोच में पड़ जाती कि राज को ऐसा क्या हो जाता है कि वह संबंध बनाने से कतराता है। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, वे उसके साथ खुश भी रहता है, उसे सहलाता है, चूमता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त वह क्यों उससे दूर हो जाता है। वह इंटरनेट पर ढूंढने लगी और डॉक्टर से भी मिली। डॉक्टर ने कहा, ईशा मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहूँगी। पुरुषों के शारीरिक संबंध स्थापित करने में असफल होने के कई कारण होते हैं। जब राज घर आया तो ईशा ने उसे बताया, मैं डॉक्टर से मिलकर आई हूँ। डॉक्टर आपसे मिलना चाहती है। कल 11 बजे का समय लिया है, आपको मेरे साथ चलना है। राज ने कहा, ठीक है चलेंगे। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर से मिलने पहुंच गए। डॉक्टर ने राज और ईशा से उनकी शादी की पहली रात से लेकर अब तक की सारी बातें पूछी। एक बार को तो डॉक्टर को भी कुछ समझ न आया। डॉक्टर ने बताया, पुरुषों में शारीरिक संबंध स्थापित न कर पाने के कई कारण होते हैं, जैसे धूम्रपान, जिसके कारण पुरुषों में जननांग और तक रक्त संचार नहीं हो पाता और उनमें नपुंसकता आ जाती है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ जाती है और शुक्राणुओं में कमी आ जाती है। इससे सेक्स करने की कामना में कमी आ जाती है। इसका दूसरा कारण होता है डिप्रेशन। जिस तरह ये
आम जीवन को प्रभावित करता है, उसी तरह ये सेक्स लाइफ को भी प्रभावित करता है। इंसान का दिमाग उसके सेक्स जीवन की इच्छाओं को संचित करने में मदद करता है, इसलिए सेक्स के समय किसी भी तरह का टेंशन या स्ट्रेस संबंध में बाधा पैदा करता है। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण दिमाग का केमिकल कंपोजिशन बिगड़ जाता है और उसका सीधा प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। काम वासना में कमी आ जाती है। इसके कुछ उपाय होते हैं, जैसे धूम्रपान कम करें, संतुलित आहार लें, व्यायाम करें। कई बार मोटापे के कारण भी शारीरिक रक्त संचार नहीं होता और काम उत्तेजना कम हो जाती है। कई बार मधुमेह रोग होने से भी समस्या होती है, क्योंकि मधुमेह इंसान के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो जाती है। कई बार पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से भी सेक्स लाइफ प्रभावित होती है। इसके लिए सुबह के समय टेस्टोस्टेरोन लेवल का टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि सुबह के समय इसका लेवल सबसे ज़्यादा होता है। शीघ्र पतन भी एक समस्या होती है, जिसमें पुरुष महिला के सामने आते ही घबरा जाता है और स्खलित हो जाता है। इस कारण भी पुरुष महिला से दूर भागने लगता है। वैसे तो मुझे आपसे बात करके सब ठीक ही लगता है, फिर भी राज, आप अपने हार्मोन लेवल की जांच के लिए टेस्ट करवा लें और टेस्ट रिपोर्ट मुझे दिखाएं। राज की हार्मोन रिपोर्ट में कोई कमी नहीं आई, वह शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था। डॉक्टर चकित थे कि आखिर ऐसा क्या है कि राज ईशा को इतना चाहता है, फिर भी वह वैवाहिक सुख से वंचित है। डॉक्टर ने काफ़ी सोच विचार कर कहा, राज व ईशा, तुम दोनों सेक्स काउंसलर के पास जाओ, मैं आपको रेफर कर देती हूँ। अगले ही दिन राज और ईशा सेक्स काउंसलर के पास पहुंचे। काउंसलर ने रहन सहन और जीवन शैली के बारे में पूछा। राज और ईशा ने उन्हें जवाब में बताया। उसके हिसाब से तो दोनों के बीच सब ठीक ही चल रहा था। राज को दफ्तर में भी कोई समस्या नहीं थी, बल्कि इन 8 सालों में उसे हाल ही में तीसरी प्रमोशन मिली थी। तो फिर आखिर क्या है जो चाहते हुए भी राज को सेक्स के समय असफल कर देता है? सोच काउंसलर ने राज से अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर की। ईशा काउंसलर का इशारा समझ कमरे से बाहर चली गई। अब काउंसलर ने राज से पूछा, उसकी शादी से पहले की जीवनी पूछी। उससे उसे पता चला कि राज गोद लिया बच्चा है और सब जो राज ने डॉक्टर को बताया वह इस तरह था। सर, मेरे परिवार में मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरे माता पिता थे। बहन मुझसे 10 साल बड़ी थी। उसकी शादी मात्र 18 वर्ष में पापा के दोस्त के इकलौते बेटे से कर दी गई। मेरे पापा ने अपनी वसीयत का ज़्यादा हिस्सा मेरे नाम और कुछ हिस्सा दीदी के नाम किया। अचानक एक कार एक्सीडेंट में मम्मी पापा की मृत्यु हो गई। उस समय मैं 8 वर्ष का था। दीदी के सिवा मेरा कोई न था, तो दीदी अब मुझे अपने पास रखने लगी थी। जीजा जी को भी कोई एतराज़ न था। जीजा जी के माता पिता को पैसों का लालच आ गया। फिर धीरे धीरे जीजा जी भी उनकी बातों में आ गए। वे रोज़ रोज़ दीदी से कहने लगे कि वे वसीयत के कागज़ उन्हें दे दें, लेकिन दीदी ने नहीं दिए। वे दीदी को रोज़ मारने पीटने लगे। दीदी समझ गई थी कि मुझे ख़तरा है। दीदी की एक सहेली थी, उनकी कोई संतान न थी। वे एक बच्चा गोद लेना चाहते थे। दीदी ने उनसे बात की और मुझे गोद लेने को कहा। वे झट से राज़ी हो गए। दीदी ने मुझे गोद देने के कागज़ तैयार करवा लिए। जीजा जी का व्यवहार दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। अब वे रोज़ शराब पीकर दीदी को मारने पीटने लगे थे। मैं तब दीदी के पास ही रह रहा था। एक रात जीजाजी देर से आए। मैं उस वक्त दीदी के कमरे में था। जीजाजी बहुत ज़्यादा शराब पिए थे। जीजाजी ने आते ही अंदर से कमरा बंद कर लिया और मुझे व दीदी को लात घूंसों से बहुत मारा। उसके बाद दीदी को बिस्तर पर पटक दिया और उसके साथ सेक्स किया। मैं उस वक्त 10 वर्ष का था। वह दृश्य बहुत डरावना था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुझे वहीं नींद आ गई। सुबह दीदी जिंदा नहीं थी, सिर्फ एक लाश थी। मुझे और तो कुछ खास याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। हाँ, उसके बाद मेरे वर्तमान माता पिता मुझे अपने घर ले आए। अब जब भी ईशा से करीबियाँ बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी आंखों के सामने उस रात की डरावनी धुंधली सी वह याद आ जाती है। मुझे लगता है दीदी की तरह कहीं ईशा को भी न खो दूँ। मैं ईशा से कुछ कह नहीं पाता हूँ, हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ, बस इसलिए अपने आप ही ईशा से दूर हो जाता हूँ। ये सब अपने आप होता है। मेरा अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और दीदी की लाश वहाँ दिखाई देती है। राज की सारी बात सुनकर काउंसलर सब समझ गए कि क्यों चाहकर भी राज ईशा के साथ संबंध कायम करने में असफल रहता है। काउंसलर ने राज को घर जाने को कहा और अगले दिन आने को कहा। अगले दिन उन्होंने राज को प्यार से समझाया, राज, तुम्हारी दीदी सेक्स के कारण नहीं मरी, तुम्हारे जीजा जी ने उन्हें लात घूंसों से मारा। इसी कारण उन्हें कुछ अंदरूनी चोटें लगी और वह उस दर्द को सहन नहीं कर पाई और मौत हो गई। तुमने दीदी को
पिटते तो कई बार देखा था, लेकिन उस रात तुमने जो दृश्य देखा वो पहली बार था। और सुबह दीदी की लाश देखी तो तुम्हें ऐसा लगा कि दीदी सेक्स के कारण मर गई है। आज इतने वर्षों बाद भी वह धुंधली सी याद तुम्हारे वैवाहिक जीवन को असफल कर रही है। काउंसलर ने ईशा से भी इस बारे में बात की। उन्होंने राज के वर्तमान माता पिता को भी राज की स्थिति बताई। जब उन्हें हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने राज की दीदी की मृत्यु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट राज को दिखाई, जिसमें साफ लिखा था कि राज की दीदी की जान दिमाग व पसलियों में चोट लगने से हुई थी और इसीलिए उसके जीजा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब सारी स्थिति राज के सामने थी। ईशा राज को उस पुरानी याद से दूर ले जाना चाहती थी, अतः उसने गोवा में होटल बुक किया और राज से वहां चलने का आग्रह किया। राज ने खुशी खुशी हामी भर दी। ईशा वहां राज को उसकी खूबियाँ बताते हुए कहने लगी, राज तुम बहुत नेक और होशियार हो। तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। मैं तुम्हारे हर हार व जीत में तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी बातें कर वह राज का मनोबल बढ़ाना चाहती थी। फिर रात के समय जैसे ही राज उसके करीब आकर उसके बालों को सहलाने लगा, वो कहने लगी, आगे बढ़ो राज, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। हिम्मत करो राज। 7 दिन बाद इसी तरह गुजर गए। अब राज का आत्मविश्वास लौटने लगा था। उस धुंधली सी याद की हकीकत वह समझ चुका था। ईशा ने राज की मम्मी व काउंसलर को खुशी से फ़ोन कर बताया, हम सफल हुए। हालांकि राज एक बार तो डर गया था। सेक्स में सफल होने के बाद वे काफ़ी देर तक ईशा को टकटकी लगाए देखता रहा। फिर कहने लगा, दुनिया तो सिर्फ तुम्हारी ऊपरी खूबसूरती देखती है ईशा, तुम्हारा दिल कितना सुंदर है। 8 वर्षों में तुमने मेरी असफलता को एक राज रखा और हर वक्त मुस्कुराती रही। आज मैं सफल हूँ तो सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने इतनी मेहनत की, इतना सहा, विवाहित होकर भी 8 वर्षों तक कुंवारी का जीवन यापन करती रही और चेहरे पर शिकन भी न आने दी। तुम्हारा दिल कितना सुंदर है ईशा, तुमसे सुंदर कोई नहीं। दोनों जब गोवा से लौटे तो उनके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। वे चमक थी विश्वास और प्यार की। राज की माँ भी बहुत खुश थी। 3 महीने बाद ईशा ने खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली है। राज की माँ उसे ढेरों आशीर्वाद देते हुए बोली, मैं दुनिया की सबसे खुशहाल सास हूँ जिसे तुम जैसी बहू मिली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय एवरीवन।